हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है विजय, बीमारी और व्यापार को लेकर। विजय, बीमारी और व्यापार ये हमारी कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान की इतिहास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी का एक टॉपिक है जिसपे हम ये चर्चा करने वाले हैं, विजय, बीमारी और व्यापार की। जैसा कि हमने टॉपिक लिया तो इसमें हम कुछ विजयों के बारे में बात करेंगे, कुछ देश जो है जिनके द्वारा विजय यात्रा की गई, साथ ही साथ कुछ बीमारी की बात की गई, उस विजय में उस बीमारी का उपयोग करेंगे, साथ में होगी, बीमारियां साथ में फैलती हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि जब आप यात्राएं करते हैं तो यात्राओं के कई सारे फायदे हैं, कीटाणु भी आपके साथ फैलते हैं। हम ये पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, है ना। और उसी का हम यहाँ पर असर देखेंगे, बीमारियां कैसे उपयोग करेंगे दूसरे देश। और जब आप विजय होगी, बीमारी होगी, तो इस बीच में होगा व्यापार, तो इस व्यापार का भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आप ये देखना कि भाई जो व्यापार का दौर था, जो 16वीं सदी का आप दौर देखेंगे, 16वीं सदी 15वीं सदी है ना, ये वाला जो टाइम है जब 1498 के आसपास आपके यहाँ पर वास्को डी गामा आएगा भारत में, वैसे ही तभी अमेरिका भी खोजा जाएगा। तो ये क्या है, 15वीं सदी चल रही थी, 16वीं सदी लगने वाली थी यहाँ पर। तो 16वीं सदी में आप देखेंगे यूरोप के जहाज, है ना, यूरोप के जहाज समुद्र से ऐसी लहरें खाते हुए चलते हुए एशिया तक पहुंच गए, और एशिया से फिर कहां पहुंच गए, अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको बाकी की दुनिया छोटी लगने लगती है, क्योंकि अमेरिका अभी नया नया खोजा गया देश था, नई नई खोजी गई जगह हुआ करती थी। आप देखें यूरोप से और एशिया के बीच में जो व्यापार होता था, उस व्यापार में इस हिंद महासागर की भूमिका ज्यादा हुआ करती थी। क्यों थी? क्योंकि सारा व्यापार या अधिकतर व्यापार आपका हिंद महासागर से ही होकर हुआ करता था। हिंद महासागर क्या है, तो जो व्यापार इनका हो रहा था वो हिंद महासागर से ही था। तो यहां से इनका फलता फूलता व्यापार था, सामान का आना जाना, लोगों का आना जाना, उनके साथ साथ ज्ञान और परंपराओं का भी आदान प्रदान होना। वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ज्ञान भी जा रहा था, परंपराएं भी जा रही थी, खाना पीना, लोग सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब ये हिंद महासागर कहां है, तो इस हिंद महासागर के रूट के अंदर आप देखेंगे, अगर जब भी आप यात्रा करते हैं पश्चिम से और पूरब की तरफ, तो आपको हिंद महासागर से होकर निकलना पड़ता है। जब आप हिंद महासागर से होकर निकल रहे थे इन दिनों में, है ना, इन दिनों की बात कर रहे हैं हम, जब ये 16वीं सदी की बात चली, तो जब आप निकलते थे तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था जिसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। मतलब ये उनके व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहां आकर तो रुकना ही रुकना है, यहां से होकर तो जाना ही जाना है। इस भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन लोग शामिल हैं या कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। कभी कभी कुछ कुछ लोग इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, अमूमन तौर पर अफगानिस्तान शामिल नहीं है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि देश शामिल हैं। तो इनका जो व्यापार हो रहा था, मतलब इनका जो जहाज जा रहा था हिंद महासागर में, तो ये हिंद महासागर में तैरते हुए भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए जरूर निकलेगा। पाकिस्तान में रुकेगा, भारत में रुक सकता है, श्रीलंका में रुक सकता है, म्यांमार में रुक सकता है, और नेपाल और भूटान ऐसे देशों का भी इनके साथ कनेक्शन हमको खास देखने में आता था कि भाई ये रुकते थे वहां पर। और इसी रूट पर, इसी पर इनका क्या था, व्यापार फल फूल रहा था, बढ़िया पैसा ये कमा रहे थे। देखो ये है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आपका पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार आया करते थे। और यहाँ पर मालदीव भी होंगे, तो मालदीव भी आया करते साथ में, है ना, ये मालदीव भी साथ में आया करते थे। तो आप ये सारे क्या है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका भारतीय उपमहाद्वीप। और ये जो यहाँ पर ये नीला नीला सब आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है आपका, ये आपका हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। और आप जब पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिम का मतलब क्या होगा, कहां से आ रहे हैं आप इस तरफ से, है ना, पश्चिम मतलब यूरोप कहां हो गया, इस तरफ से। जब आप इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको इसी समुद्र से होकर आना होगा। तो आपकी गाड़ी कभी यहां रुकेगी, कभी यहां रुकेगी, कभी यहां रुकेगी, कभी यहां रुकेगी, कभी यहां आपका जहाज रुकेगा, कभी यहां रुकेगा, कभी यहां रुकेगा, कभी यहां रुकेगा। नेपाल, भूटान का व्यापार भी भारत के इन्हीं हिंद महासागर, ये बंगाली खाड़ी, अरब सागर, इनसे होकर ही वो भी अपना व्यापार किया करते थे। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो हिंद महासागर वाले व्यापारिक रूट पर एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हुआ करता था कि बिना इसके तो आप निकलेंगे ही नहीं, इसके साथ ही चलेंगे।
जैसे जैसे आप देखेंगे कि इस पे यूरोप का या पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ता चला गया, पश्चिमी देश आते चले गए, तो ये सारा व्यापार चल रहा था वो धीरे धीरे किस तरफ मुड़ने लगा, यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगा। यूरोप में आप देखें कि यूरोप के कई सारे देश, खासतौर से स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश में जो वहां के नाविक या व्यापारी हैं, उनने कई सारी नई नई जगहों की खोज की। उसमें से एक जगह है जिसको हम जानते हैं अमेरिका के नाम से। जैसे ही अमेरिका की खोज होती है तो अमेरिका बहुत सालों से, कई लाख वर्षों से बाकी की दुनिया से कटा हुआ था, ये दुनिया के संपर्क में नहीं था, है ना। 15वीं सदी तक, या हम ये माने कि 15 लाख साल पहले तक ये दुनिया के संपर्क में नहीं था। जब ये संपर्क में आया, कब संपर्क में आता, अमेरिका की खोज होती है 1494 के आसपास, कोलंबस के द्वारा इसको खोजा जाएगा। मतलब ये 15वीं सदी समाप्त हो रही है, 16वीं सदी का स्टार्टिंग होने वाला है। तो 16वीं सदी में जैसे ही अमेरिका हाईलाइट होता है, अमेरिका समझ में आता है, तो आप देखेंगे कि अमेरिका बहुत बड़ा है। अमेरिका में आप क्या क्या देखेंगे, ये 2 अमेरिका देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सब अमेरिका का ही हिस्सा है। तो इस अमेरिका में बहुत लंबी जमीनें हैं, बहुत बड़ा भूभाग है ना। तो इनका बेहिसाब फसलें और खनिज, है ना, इन बेहिसाब फसलें और खनिज ने क्या किया, जीवन के हर दिशा में प्रगति की, जीवन के हर दिशा के रूप रंग बदल दिए। उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण के तौर पर क्या देखें कि अमेरिका के 2 देश, एक को हम पेरू के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम मैक्सिको के नाम से जानते हैं। पेरू कहां है, ये पेरू है यहां पर, और ये मैक्सिको है यहां पर, है ना। मैं नाम लिख देता हूं, ये क्या है आपका, ये मैक्सिको है, और ये क्या है आपका, ये वाला पेरू है। तो आप अगर ये वाला तट पूरा देखें ना, मैक्सिको समझ में आ गया, पेरू समझ में आ गया कहां पर है। अगर आप ये वाला तट पूरा देखते हैं ना, ये वाला समुद्री तट देखते हैं, तो इस समुद्री तट पर आप देखें इनका व्यापार और आपस में जुड़ाव भी है, इनका नहरों के माध्यम से थोड़े से कटे होंगे, जुड़े भी हैं। यहां के देशों में आप देखेंगे कि इनमें बहुत बहुमूल्य, इनकी खदानों में बहुमूल्य खनिज निकलेंगे, खास तौर पर चांदी, है ना। तो यहां से खानों से निकली गई कीमती वस्तुएं, खास तौर पर चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया। जो आपको खनिज मिल रहे थे, तरह तरह के खनिज आप खोज रहे थे, तो क्या हुआ कि इनके साथ, मतलब खनिज मिलने के साथ इनका जो एशिया के साथ व्यापार होता था, तो उस एशिया के साथ होने वाले व्यापार को भी क्या मिली, गति मिल जाती है, उसको भी थोड़ा सा बल मिल जाता है। दक्षिण अमेरिका में इतनी धन संपदा थी, इतने खनिज निकाले जा रहे थे कि इनकी तरह तरह की कहानियां, किस्से कहां हो गए, वहां पर चलने लगे, तरह तरह की कहानियां बनने लगी, उनके बारे में किस्से बनने लगे, किंवदंतियां चलने लगी वहां पर यूरोप के अंदर, भाई वो ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें चलने लगी। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में आप एक देश देखेंगे, वहां पर जिसको कहते हैं एल डोराडो, है ना। एल डोराडो नाम के देश को तो सोने के शहर का देश, सोने का शहर भी कहा गया। एल डोराडो नाम के शहर को क्या कहते हैं, सोने के शहर के रूप में भी जाना जाने लगा। तो ये समझ में आया कि भाई दुनिया भर से कटा हुआ था अमेरिका, तो अमेरिका के पास अथाह संपत्ति थी, सोना चांदी और बेहिसाब खनिज थे। इन पर जैसे जैसे यूरोपियन शक्तियों का कब्जा हुआ, तो उनने उन सब धनों को निकाला और धीरे धीरे क्या किया, अपने देश का भला करना स्टार्ट किया। इसी कारण से यहाँ के कुछ शहरों को हम किस रूप में जानने लगे, सोने के शहरों के रूप में भी यहाँ पर जानने लगे। 15वीं 16वीं शताब्दी में आप देखें यूरोप ने क्या हुआ था कि जैसे ही अब ये नई चीजें मिल गई, तो यूरोप में क्या हुआ, समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। नई नई जगह खोजना, बोले और मिल सकती है क्या, नई नई जगह प्रसार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। मतलब हम कहां पर व्यापार कर सके, कहां से कच्चा माल ला सकें। व्यापारिक साथी का मतलब क्या है, हमने अपनी एक दुकान खोली है ना, दुकान खोली है, तो दुकान के लिए आपको क्या चाहिए पड़ता है, आपको बाजार चाहिए, तो हमारा सामान यहां पर बिक जाए और कुछ ऐसी जगह हो जहां से हम अपना सामान ले आए सस्ता और यहां पर ले आए। तो ऐसा सर्किल बनाने की खोज में, जगह जगह नए नए बाजारों की खोज में, नई नई चीजों की खोज में, नई नई जगहों की खोज में ये लोग क्या करने लगे, समुद्री प्रसार करने लगे, समुद्री दुनिया का विस्तार करने लगे। उस समय 2 बहुत महत्वपूर्ण देश हुआ करते थे, जिनको हम पुर्तगाल और स्पेन के नाम से जानते हैं ना। ये पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, इनने अमेरिका की जैसे खोज हो गई, तो उसको भी क्या करने लगे, उसको ये क्या करने लगे, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आप देखते होंगे कि जो यूरोपियन देश हैं, इनने अलग अलग जगह खोजा। जैसे वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा, वैसे ही कोलंबस ने अमेरिका को खोजा हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल ने क्या कर दिया कि भाई अब जो अमेरिका के छोटे छोटे देश हैं, जो महत्वपूर्ण है, जहां पर खनिज ज्यादा है, उनको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश से क्या होगा, वहां की धन, उपनिवेश बात क्या कहलाता है, मतलब आप किसी इलाके पर कब्जा करें, वहां की पूरी धन संपत्ति को आप निकाल लें और उस धन संपत्ति का भला कहां करें, अपने घर का या अपने देश का करें, उसको कहते हैं हम उपनिवेशवाद। तो ऐसे ही उपनिवेश बनाने लगे और उन सब चीजों का धन निकालकर कहां ले जाने लगे, यूरोप में। हमने बात की कि मैक्सिको की चांदी का उपयोग यूरोप की संपदा बढ़ाने में किया गया, है ना। और
उनके दूसरे जो व्यापार थे उनको भी बल मिला हुआ था। तो यूरोपीय लोग क्या है, यूरोपीय लोगों ने देखा कि यार ये जगह जगह आ रही है और जब आप नई जगह जाएंगे तो आपका विरोध भी हो सकता है, आपको वहां से लड़ना भी पड़ सकता है। तो इनने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो साम्राज्य के विस्तार में इन्हें अपनी सेना बस का उपयोग नहीं किया, केवल सेना की ताकत के दम पर नहीं गए, इनने कीटाणुओं का भी बड़ी हद तक उपयोग किया है। कैसे? हमने ये पढ़ा था कि जहां जहां यात्राएं होती हैं वो साथ में अच्छी चीजों के साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं, कुछ तबाही भी लाती हैं। तो यूरोपियन लोगों ने इन बीमारियों का या कीटाणुओं का बहुत मदद हासिल किया, इनकी मदद से या इनका उपयोग करके उनने अपने बहुत सारे साम्राज्य को विस्तार करने में इसका उपयोग किया या साम्राज्य का विस्तार किया। एक बीमारी है जिसको आप जानते हैं चेचक के नाम से। तो जो यूरोपीय लोग थे, खासतौर से पुर्तगाली और स्पेनिश लोग, ये अपने साथ चेचक जैसे कीटाणु ले जाया करते। चेचक समझते हैं ना, जिसको छोटी माता, बड़ी माता ऐसे कुछ बीमारी कहते हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं। कई सारे लोगों के चेहरे पर दाग रह जाते चेचक से। इसको महामारी के तौर पर देखा गया था क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई इलाज नहीं था और जनरली हो जाने पर कई सारे लोगों की मौत भी हो जाया करती थी। तो इसका नाम भी भारतीय समाज में नहीं लेते थे। चेचक का नाम लेना ये हमारे यहाँ पर चलन में नहीं था, उसको माता के नाम से हम जानने लगे कि प्रकोप था। हम हर चीज का दैवीयकरण कर देते हैं, हम हर चीज को भगवान से जोड़ देते हैं। तो हम क्या मानने लगे कि शायद भगवान का ये श्राप होगा या उनने ऐसा कुछ कर दिया, तो इसका हम नाम लेना भी सही नहीं समझते थे क्योंकि इसका इलाज नहीं था। क्या हुआ कि अब ये चेचक जैसे कीटाणुओं का उपयोग करने लगे। आप देखना कि जब पुर्तगाल और स्पेनी लोग अमेरिका में घुसेंगे, है ना, अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, खासतौर से दक्षिणी अमेरिका, लाखों सालों से वो अमेरिका दुनिया से अलग था। इस कारण से अमेरिकी लोगों के अंदर, मतलब अमेरिकी लोगों के शरीर में यूरोपीय लोगों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। होता क्या है, जैसे अभी आप कोरोना में भी आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको दोबारा होने की संभावना नहीं है। आपने जब वैक्सीन लगवाई होगी सबने, तो वैक्सीन लगने के बाद भी हमको 1-2 दिन तक बुखार आता था। क्यों? क्योंकि वैक्सीन के माध्यम से भी आपको बहुत उनको मतलब उनकी स्टडी करके कुछ वही वायरस और कीटाणु आपके शरीर में भेजे जाते हैं ताकि क्या हो, आपके शरीर में जाएं और आपका शरीर उनके लिए प्रैक्टिस कर ले, है ना, कि भाई ऐसी कोई बीमारी आता है तो इससे हमें सुरक्षित रहने के लिए कौन सा सेल एक्टिवेट करना है, तो आपका शरीर अपनी तैयारी कर लेता है। तो अब जो अमेरिका के लोग हैं वो तो ऐसी कोई बीमारी से टच में आए नहीं थे। जब टच में आए नहीं थे तो उनके शरीर में वो वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई, मतलब वैसी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाई। जब प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाई तो ये जैसे ही ये बीमारी जाएगी तो वो उनको बीमार करेगी, उनको बीमार करेगी तो वो लोग बीमार हो जाएंगे और गांव के गांव, समाज के समाज खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। कई सारी जगह तो ये यूरोपियन पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ये बीमारी पहुंच गई और बीमारी ने समाज के समाप्त कर दिया और इनके उपनिवेशवाद के लिए रास्ता खुल गया। मतलब किसी की सेना में चेचक हो गई, आधी सेना मर गई, क्या लड़ेगी, अपन पहुंचे, कब्जा कर लिया। अब आप इनको देखना है कि इसको हथियार के तरीके से कैसे इनने उपयोग किया। इसको हम क्या कहते हैं, जैविक हथियार के रूप में जानते हैं, है ना। चेचक को क्या कह सकते हैं, जैविक हथियार आप कह सकते हैं। आप दो चीजें लीजिए, हम एक लेते हैं चेचक और दूसरी लेते हैं बंदूक। चेचक मतलब ऐसी बीमारी, बंदूक का तो मतलब समझते होंगे ना, ऐसी कुछ बंदूक अपन बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसी होती ना, ऐसी चला दी बंदूक, ये मैगजीन लगा लो यहाँ पर दूरबीन लगा लो, ये बंदूक हो गई। तो बंदूक को तो आपने देखी, हमने मतलब सामने वाले को देखी, उसके कान पे 2 मारे, लात मारी, कैसे भी करके बंदूक छीनकर कोई दूसरा व्यक्ति चला सकता है। मतलब हमारे ऊपर कोई हमला करने आया है तो हम उसकी बंदूक छीनकर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर चेचक आ गई है तो चेचक का हमला कैसे जवाब दें हम, चेचक कैसे छीन ले उससे और कैसे उसके ऊपर हमला कर दे, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा शरीर तो कभी चेचक के संपर्क में आया ही नहीं था, तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जबकि जो यूरोपियन लोग आ रहे थे उनके शरीर में चेचक के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी थी। इस कारण से उनको चेचक से उतना डर नहीं लग रहा था जितना डर क्या हो रहा था, जितना डर बाकी के लोगों को लग रहा था। उनमें चेचक फैल रही थी, वो लोग मर रहे थे, जबकि यूरोपियन में चेचक फैल रही थी तो वो मरते नहीं थे। थोड़ा बहुत बुखार उखार आएगा, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाया करते थे, क्योंकि उनके शरीर में चेचक के लिए प्रतिरोधक क्षमता बन गई थी। तो चेचक को इन्होंने क्या किया, एक हथियार के तरीके से उपयोग किया, एक हथियार चेचक को बना लिया और अपने साम्राज्य विस्तार में चेचक का दम से प्रयोग किया और आगे बढ़ते चले गए। तो क्लियर ये बात कि भाई कैसे इन्हें चेचक का प्रयोग किया, कैसे चेचक का इन्हें हथियार के तरीके से चले और कैसे साम्राज्य का इन्हें व्यापार कर दिया। तो हमने विजय का दौर भी देखा कि भाई इनको विजय करनी है तो कैसे है, बीमारी का दौर भी देखा और व्यापार का दौर भी देखा कि भाई जब व्यापार हो रहा था तो हिंद महासागर से हो रहा था और उस हिंद महासागर में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो केंद्र बिंदु था और एशिया कि जो व्यापार में इनका दबदबा था, हिंद महाद्वीप जो हिंद महासागर के आसपास के देश है इनका बड़ा दबदबा हुआ करता था।
अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में यूरोप के अंदर गरीबी और भूख का साम्राज्य फैला हुआ था। यहां पर इतनी गरीबी और भूख थी, शहरों में बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। यूरोप के देशों के अंदर स्वाभाविक सी बात, बहुत नॉर्मल सी बात थी कि धार्मिक टकराव हो जाना, है ना। अपने अपने धर्म की विचारधारा, भले वो ईसाई ही थे लेकिन उनकी भी शाखाएं अलग अलग बटी हैं, तो उनको लेकर आपस में कई बार टकराव हो जाना, तो वहां पर धार्मिक टकराव आम बात थी। और जो असंतुष्ट लोग हैं, मतलब जो पुरानी विचारधारा को नहीं मानते, विचार और जो परंपरा उसको नहीं मानते हैं, उन असंतुष्ट लोगों को कड़ा दंड या मृत्यु दंड दिया जा रहा था वहां पर। जो इससे क्या हो रहा था कि धार्मिक टकराव हो रहा है, कड़ा दंड दिया जा रहा है, तो इससे कई सारे लोग जो असंतुष्ट थे वो लोग क्या हुए, भागकर कहां शिफ्ट होने लगे, अमेरिका शिफ्ट होने लगे। अमेरिका की खोज हो गई थी तो अमेरिका की तरफ जाने लगे, वहां पर शिफ्ट होने लगे। अमेरिका में जो व्यापार चल रहा था वो हमने पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि एक त्रिकोण बन जाता है गुलाम या दास व्यापार का, जिसमें अफ्रीका से दास खरीदकर कैरिबियाई देशों में उन दासों का उपयोग करेंगे और उनके धन का उपयोग कहां करेंगे, यूरोप के अंदर करेंगे। तो अभी भी अमेरिका में जो व्यापार चल रहा था वो उन गुलामों की दम पर, उन गुलाम लोगों की दम पर ही व्यापार चल रहा था। और इसकी दम पर भला किसका हो रहा था, यूरोप संपन्न हो रहा था, यूरोप की संपदा बढ़ रही थी, वहां पर यूरोप अपनी तरक्की कर रहा था। 18वीं सदी के मध्य तक आप देखेंगे कि चीन और जो भारत है वो बहुत धनी देश हुआ करते थे, बहुत धनी देश बने रहे। एशिया के व्यापार पर इन दो देशों का दबदबा था। हमने सिल्क रूट वाली बात भी पढ़ी थी कि जो भारत से और चीन से स्टार्ट होता था और जो यूरोप को कनेक्ट करेगा, अफ्रीका को कनेक्ट करेगा और जाते हुए दक्षिण अमेरिका तक जाया करता था। इससे इन देशों को पर्याप्त मात्रा में धन मिलता था और ये 18वीं सदी तक बहुत धनी देश हुआ करते थे। अगर विशेषज्ञों की बात माने तो 15वीं सदी के आसपास से चीन ने दूसरे देशों से कटना स्टार्ट कर दिया, उससे अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, चीन का विश्व से प्रभाव कम होने लगा, उसके संपर्क कम होने लगे, उसके दोस्त घटने लगे। अब ये दोस्त घटने लगे, अब भारत अकेला था, भारत अपना जो काम कर रहा था वो कर ही रहा था, लेकिन चीन ने क्या है, ये सारी चीजें कम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बाजार पर जो चीन का प्रभुत्व था वो घटने लगा। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ने लगा, अमेरिका हावी होने लगा और वो आगे आने लगा। व्यापार में भी वो क्या होने लगा, केंद्र बिंदु बनने लगा, विश्व व्यापार का भी वो केंद्र बन गया। अब धीरे धीरे जो व्यापार का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप या हिंद महासागर, और जो यहाँ के मुख्य हीरो थे हमारी पिक्चर के इस टाइम तक, दो हीरो थे, भारत और चीन। अब क्या हो गया, वो व्यापार का केंद्र जो यहाँ था, ये लोग धनी थे, वो व्यापार का केंद्र कहां शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो जाता है आपका अमेरिका में। तो अब धनी देश कौन होने वाला है, तो अमेरिका अपने आप को धनाढ्य कर लेगा, धनवान देश बन जाएगा और व्यापार का मुख्य बिंदु भी बन जाएगा। वहीं से सारा व्यापार चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यापार पूर्व से पश्चिम की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, अमेरिका का उदय हो जाएगा, अमेरिका धनाढ्य हो जाएगा, अमेरिका व्यापार में प्रमुख हो जाएगा। तो ये हमने बातें की कि भाई विजय कैसे आई, व्यापार क्या, बीमारी कैसे आई और उसका व्यापार के साथ क्या संबंध था। हमने भारत चीन के बारे में भी देखा और अमेरिका का व्यापार में तगड़ा होना भी देखा। कैसे हुआ, चीन ने अपने आप को कट किया, अमेरिका ने सबके साथ जोड़ा और अपने व्यापार को वहां पर वो शिफ्ट करा ले जाता है, पश्चिम की तरफ व्यापार शिफ्ट हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर कि हमने विजय देख लिया, बीमारी देख लिया और व्यापार देख लिया। इन तीनों चीजों को हमने एक साथ कवर कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। तो उस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप कीजिए magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने कई सारी लिंक आएंगी। पहली वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर चले जाएंगे। तो आप magnetbrains.com पर जैसे ही एंटर होंगे, आपके सामने ऑप्शन होगा कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट किया कि आप हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं। जैसे ही आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होंगे कि आपको कौन सी क्लास पढ़नी है। आपने कक्षा 10वीं सेलेक्ट की, कक्षा 10वीं जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने सभी विषय कक्षा 10वीं के आ जाते हैं। अब सभी विषय आ गए, आपको जो भी विषय पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ये इतिहास वाला पोर्शन, यही किताब है ना हमारी, भारत और समकालीन विश्व 2। तो जैसे ही आप इस भारत और समकालीन विश्व 2 वाले पर आप क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर, तो जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। मतलब हर एक चैप्टर की वीडियो, उनके सब वीडियो ऐसे खुल जाएंगी। जैसे ये पहला चैप्टर खुल गया, पाठ्यक्रम परिचय, तो आपने यहाँ पर देख लिया क्या है। तो ऐसे ही आपका ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, सारे क्या होंगे, एक के बाद एक खुल जाएंगे। तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वीडियो चल जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा। अब आपको अगले वीडियो पर जाना, दोबारा कहीं पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट बटन दबाइए, आपको इसी के जस्ट अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। तो ये सब आपकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है। अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।